अच्छा, क्योंकि किसी भी शिखर पर पहुंचने से पहले बहुत से ऊंचे नीचे रास्तों से गुजर। बहुत सही बात है। इट इज नॉट डिफीट इन लूजिंग द गेम बट लूजिंग द हार्ट। वाली बात होती है ना कि जब आप मान लेते हो कि मन से मान लेते हो कि मैं हार गया, तो हार होती है। नहीं तो हारना तो एक गेम है, हारना और जीतना तो जिंदगी का खेल है, लगा रहता। बहुत अच्छी बात। चलिए, the major hurdle, in maintaining the relation major hurdle in maintaining the relation इसे stand quarter think zero react double. The major hurdle in maintaining the relation are we listen, think zero and react double. React double. अभी और लोग लिख लेते हैं। अच्छा, आप इंग्लिश लिखे नहीं हो ना, इसलिए तो इंग्लिश लिख रहे हैं उनको लिख लेने दीजिए। इसकी आप हिंदी आप लिख ले। संबंध बनाए रखने में मुख्य बाधाएं होती हैं। संबंध बनाए रखने में मुख्य बाधाएं होती हैं। संबंध बनाए रखने में मुख्य बाधाएं होती हैं कि हम आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं। क्वार्टर, आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं और चौथाई समझते हैं। बिल्कुल सोचते नहीं हैं, बिल्कुल सोचते नहीं हैं, बिल्कुल सोचते नहीं हैं और प्रतिक्रिया दुगनी करते हैं, और प्रतिक्रिया दुगनी करते हैं। क्रिया में जो आप कहें, दूसरे ने कहा आपने किया तो प्रतिक्रिया हो गया। एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन्स का नियम। क्रिया दुगनी करते हैं। तो ये है कि अगर कोई कुछ आप सुनते नहीं या सुनते हैं तो आधा ही सुनते हैं, कुछ समझा कुछ नहीं समझा, आप सोचेंगे भी नहीं किसने क्या कहा, क्यों कहा, किस परिवेश में कहा, क्या मुझे कहना चाहिए, और तुरंत उसकी प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया तो डबल देंगे। और कहीं गुस्से में है थोड़ा तो अगर वो बादल की तरह फट पड़ेंगे तो क्रिया 4 गुना हो जाएगी। तो दिस इज द मेन हर्डल्स आज के। ठीक है, आज पेशेंस, जितने लोगों को टेंशन रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे टेंशन रहता है, पहले ऐसा नहीं था। आज पर क्यों था वो, चलिए वो एक समय का है मांग कहिए, या जो इतना संघर्ष जीवन में हो गया है, सबको आगे निकलना है, सबको धन चाहिए, एक विलासिता दिखावा कुछ ज्यादा ही हो गई है गांव में। मतलब जब हम 15 या 20 साल के गांव में, तो
उस समय जो हमारे बड़े थे, बुजुर्ग थे, वो कहा करते थे यार, जब किसी की शादी पड़ती थी तो गांव में किसी ने अगर पहले से एक कुर्ता और धोती खरीद के रखा तो उससे मांग के पहन, बोले कि यार कौन खरीदेगा, और क्या, किसी से मांग लिया या जो भी है उसी को धो दिया और पहने और चल दिए। लेकिन आज तो लाखों करोड़ों रुपए का कपड़े में ही खर्चा। चलिए छोड़ी देंगे। तो एक एग्जाम्पल है, टेंशन हो जाता है। कल हमने मेगर के ऑब्जेक्टिव के 3 जो ग्रेडियंट्स मेन है। पहला आपका बिहेवियर, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, एक्सटर्नल कंडीशंस, इंश्योर द प्रॉपर लर्निंग, एंड स्टैंडर्ड। द स्टैंडर्ड इज द एक्यूरेसी, स्पीड एंड क्वालिटी। तो ये 3 चीज है, और इसका निर्धारण कैसे होगा? तो चौथा फैक्टर उसमें आता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। तो 4 फैक्टर, जब भी एज ए टीचर आप विद्यार्थी से चाहते हैं कि वो एक लेवल प्राप्त करे, कुछ आप टेस्ट देते हैं, तो वो एक प्रॉपर होना चाहिए कि विद्यार्थी इस एक्सटर्नल परिस्थितियों का उपयोग करते हुए, यानी उपकरण, औजार से, सेफ्टी प्रिकॉशंस है, तो इस एक्सटर्नल परिस्थितियों का उपयोग करते हुए इस कार्य को इतने समय में इस गुणवत्ता तक करने में सक्षम होगा। फिर हम, और इसके बाद हमने डिस्कस किया था, मेगर ने ही डिफाइन किया था कि क्या इरेशनल है और रैशनल है और एक्टिव, और टीचर्स को यह पता होना चाहिए कि उसे क्या पढ़ाना है, टीचर को क्या पढ़ाना है। तो जो पढ़ाना है वही वो अपने ऑब्जेक्टिव में लिखेगा, और ऑब्जेक्टिव का एक्टिव वर्ब ही उसे बताएगा कि उसे क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो उसी पार्ट में अब हम थोड़ा सा इन्वायरमेंट्स, जो फिजिकल कंडीशंस हैं, और एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या संस्थान का जो इन्वायरमेंट होता है वो भी काफी कुछ रोल प्ले करता है। तो उसमें हम कर सकते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल का मतलब यह परिवेश से, ऐसा नहीं कि वातावरण गर्मी से नहीं है। इन्वायरमेंटल कंडीशन यानी जो भी है, एक तरह से कहें, इट इज द इनपुट टू द ट्रेनिंग। Input to the training. We move from training aim to training objective. We move MOVE. We move from training aim to training objective. उससे आगे उसी का पार्ट है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस उसी मेगर का ही पार्ट है। ठीक है, वी मूव फ्रॉम ट्रेनिंग एम टू ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइड the desired ultimate performance ब्रैकेट में करते हैं ऑब्जेक्टिव is to be achieved. We move from training A to training objective and decide the desired ultimate performance यानी ऑब्जेक्टिव is to be MOVE, move.
मूव माने चलना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इसमें इसकी आप हिंदी लिखे, इस प्रशिक्षण 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 के आशय, एम यानी एक आशय है, मैंने बताया था द इंटेंशन एंड द ऑब्जेक्टिव इज द अचीवमेंट। तो प्रशिक्षण के आशय या जानकारी लिख ले। प्रशिक्षण की जानकारी से उद्देश्य पर हम आते हैं। प्रशिक्षण की जानकारी से प्रशिक्षण के उद्देश्य पर यह सुनिश्चित करते हैं कि सुनिश्चित करते हैं कि क्या आवश्यक परिणामी यानी अल्टीमेट अंतिम परिणामी कार्यकुशलता और यह सुनिश्चित करते हैं कि क्या आवश्यक मिलेगा। तो ये बताता है दी इन्वायरमेंट सर या इनपुट इन्वायरमेंट, आगे लिख दें इनपुट इन्वायरमेंट प्ले एन important role in obtaining the objective. These may be input environment play an important role in obtaining the objective। हो गया? तो इसकी हिंदी आप लिख लें। इनपुट इन्वायरमेंट का मतलब यह हुआ कि जो हमारे उपलब्ध संसाधन, प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध संसाधन शिक्षण के लिए उपलब्ध संसाधन उद्देश्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उद्देश्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब आप लिखें ये संसाधन निम्न हो सकते हैं। यह संसाधन निम्न हो सकते हैं। यह संसाधन निम्न हो सकते हैं। सेमीकोलन और डैश मार दीजिए। जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक वातावरण से मतलब यह है जो भी टूल्स, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल, जो भी आवश्यक है, जो उपलब्ध है, तो टूल्स, इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल।
ठीक है, तो इसकी इंग्लिश में आप देख लें, हिंदी भी बाद में हम आते हैं। सेकंड है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट मीन्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंस्ट्रक्शनल इन्वायरमेंट, मीडिया एंड मेथड, मीडिया एंड मेथड। इंफॉर्मेशनल, फॉर्मेशनल इन्वायरमेंट, वो सॉरी ये गलत हो गया। इंफॉर्मेशनल में मेथड और मीडिया होगा, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लें। इंफॉर्मेशन में मेथड एंड मीडिया, और इंस्ट्रक्शनल में होगा आपका टीचिंग यानी लेसन प्लान एंड डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान। लेसन प्लान, डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान। लेसन प्लान एंड डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान, यानी जो इंस्ट्रक्शन में होगा वो लेसन प्लान डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान कट कर दे। और इंफॉर्मेशनल इन्वायरमेंट में मेथड और मीडिया, इंफॉर्मेशनल में मेथड और मीडिया, और उसमें होगा लेसन प्लान डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान, यानी कैसे आप पढ़ाते हैं, टीचिंग एड्स आएंगे। और पांचवा होता है टाइम इन्वायरमेंट, यानी टाइम अवेलेबल फॉर लर्निंग। ये 4-5 इसको हम इन्वायरमेंट्स सीखने का एक परिवेश जरूरी है। इनपुट एक तरह से ये इनपुट है, आउटपुट तो परफॉर्मेंस लेवल जो आप प्राप्त करते हैं, बट उसे प्राप्त करने के लिए इन चीजों की आवश्यकता होती है। तो उसमें पहला है फिजिकल यानी भौतिक सुविधाएं। इन्वायरमेंट को आप सुविधाएं भी लिख सकते हैं कि भौतिक फैसिलिटीज या सुविधाएं। तो भौतिक सुविधाएं में उपकरण, औजार और कच्चा माल। ये भौतिक सुविधाएं में उपकरण, औजार, कच्चा माल वो आवश्यक है। बिना उसके आप प्रैक्टिस जब नहीं करेंगे तो आप स्किल प्राप्त नहीं कर सकते। नॉलेज तो ठीक है, थियरी में आप पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो नॉलेज नहीं मिलेगा। तो भौतिक सुविधाओं में आता है टूल्स, इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल, उपकरण, औजार तथा कच्चा माल। सुविधाएं, सामाजिक सुविधाएं में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब परस्पर संवाद। तो विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में परस्पर संवाद बहुत आवश्यक है दक्षता प्राप्त करने के लिए। परस्पर संवाद लिख लें साथ। इंटरपर्सनल यानी दो व्यक्तियों के बीच में जो संवाद होता है या एक ग्रुप के बीच में जो संवाद होता है उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इंस्ट्रक्शनल इन्वायरमेंट यानी अनुदेशनात्मक या सुविधाएं, अनुदेश जिसे कहते हैं, तो अनुदेशनात्मक परिवेश या सुविधाएं। तो ये जितने भी लेसन प्लान है, पाठ योजना, प्रदर्शन योजना, शिक्षण सहायक सामग्री,
ये सब इसमें आते हैं। पाठ योजना, प्रदर्शन योजना और भी जितने भी है, इंफॉर्मेशन सीट है, असाइनमेंट सीट है, अब सीट्स होती है वो हम, बट मेन होता है डेमोन्स्ट्रेशन प्लान यानी पाठ योजना और प्रदर्शन योजना तथा पठन सहायक सामग्री, टीचिंग एड जिसे कहते हैं, पठन सहायक सामग्री। चौथा है आपका इंफॉर्मेशनल यानी सूचनात्मक, जो सूचना दे, सूचनात्मक परिवेश, मेथड और मीडिया, माध्यम और तरीका, पढ़ाने का माध्यम और तरीका एक सूचनात्मक संदेश जो देता है जिसके माध्यम से सूचना विद्यार्थियों तक पहुंचे, तो उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशनल यानी सूचनात्मक परिवेश या सुविधा। टाइम इन्वायरमेंट यानी समय, समय तो बहुत जरूरी है। टाइम अवेलेबल फॉर लर्निंग, सीखने के लिए समय की उपलब्धता, कि कितना समय उपलब्ध है संस्थान में सीखने के लिए और एक्टिविटीज के अलावा। सीखने के लिए समय की उपलब्धता, सीखने के लिए समय की उपलब्धता, ठीक है। तो ये मेगर्स जो अभी तक मैंने बताया था वो खत्म हुआ, मेगर्स का पार्ट। अब हम आगे चलते हैं, इससे आगे है आपका टेक्सोनोमी। एग्जाम में भी आएगा, या इसे ब्लूम्स टेक्सोनोमी भी कहते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनोमी उद्देश्य का वर्गीकरण या ब्लूम्स का वर्गीकरण। ब्लूम्स ने इसे प्रकाशित किया था या बताया था कि कैसे कैसे होते, इसके मेन अवयव क्या होंगे, तो उसे हम ब्लूम्स BLOOM है, ब्लूम्स का टेक्सोनोमी, ब्लूम्स का वर्गीकरण। तो ये ब्लूम्स वर्गीकरण और हमारा एक तरह से व्यवसायिक, ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी पर ही डिपेंड होता है। आपके सिलेबस में भी होगा, हर जगह आप जहां भी देखें ब्लूम्स का नाम आएगा। व्हाट इज ब्लूम्स टेक्सोनोमी? अक्सर लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द ब्लूम्स एंड व्हाट इज द टेक्सोनोमी। सो क्या होता है, लाइन लिख ले। टेक्सोनोमी इज taxonomy is developed to enable the instructor a language to establish a language or different level of objective, different level of objective. Taxonomy is developed। अब टेक्सोनोमी होता क्या है वो हम आते हैं बाद में, कैसे क्या होता है। तो टेक्सोनोमी डेवलप टू इनेबल द इंस्ट्रक्टर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव। या हिंदी लिख ले। वर्गीकरण, वर्गीकरण का विकास इसलिए किया गया, वर्गीकरण का विकास इसलिए किया गया, वर्गीकरण का विकास इसलिए किया गया कि शिक्षक या अनुदेशक, इंस्ट्रक्टर है तो अनुदेशक ले ले, कि अनुदेशक
कि अनुदेशक अनेक श्रेणी के, ये अनुदेशक अनेक उद्देश्यों के लिए, अनेक श्रेणी के उद्देश्यों के लिए एक उचित भाषा स्थापित कर सके। अनेक श्रेणी के उद्देश्यों के लिए एक उचित भाषा स्थापित कर सके। डिफरेंट लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या क्या भाषा यानी क्या एक्टिव चाहिए, किस लेवल के लिए, वो हम आएंगे अभी आगे कि लेवल्स क्या होते हैं। तो किस लेवल के लिए क्या एक्टिव वर्ड्स होने चाहिए वो टेक्सोनोमी डिसाइड करता है। तो इसी में आप पैरा चेंज करके लिख ले, ब्लूम डिटरमाइन the sequential classification of objective, sequential qualification of objective। अभी आप लिख ले इसको, जब बाद में समझाएंगे तब समझाएगा इसको। Bloom determined the sequential classification of objective which helps the instructor to decide the objective to be achieved। Bloom determined the sequential classification of objective। कामा करते हैं। Bloom determined the sequential classification which helps the instructor to decide the objective to be achieved, which helps the instructor to decide the objective to be achieved। तो हिंदी में आप इसको लिख लें, ब्लूम्स से लिख लें, ब्लूम्स ने उद्देश्यों को श्रेणी में विभाजित किया, क्रमवार श्रेणी। को क्रमवार यानी सीक्वेंशियल क्लासिफिकेशन का भी अगर आप लिटरल मीनिंग देखेंगे तो वर्गीकरण ही आएगा, और टेक्सोनोमी का भी वर्गीकरण आएगा, बट दोनों में फर्क है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसलिए हम क्लासिफिकेशन का श्रेणी भी होता है, श्रेणी बनाना, वर्गीकरण का भी मतलब श्रेणी बनाना होता है। तो टेक्सोनोमी को वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के अंदर यह श्रेणी आती है जैसा कि ब्लूम्स ने डिसाइड किया था, तो इसी को हम मान के चलेंगे। इसलिए आप कंफ्यूज न करें, क्योंकि आप अगर लिटरल मीनिंग देखेंगे तो दोनों जगह वर्गीकरण भी आएगा, दो भी आएगी, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन वर्गीकरण टेक्सोनोमी टॉप में है, और टेक्सोनोमी का पार्ट है क्लासिफिकेशन, और सीक्वेंस यानी एक क्रम में एक के बाद एक। जैसे मैंने हियरार्ची आपको बताया था, मास्लो हियरार्ची ऑफ नीड, की एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी तीसरी, तो उसी तरह से यहां भी ऑब्जेक्टिव यानी सबसे लोअर, फिर उसके बाद, तो ये क्रमवार। तो ये ब्लूम्स ने ऑब्जेक्टिव को एक क्रमबद्ध श्रेणी में निर्धारित किया। क्या लिखा आपने? विभाजित किया, जिससे अनुदेशक यह निर्धारित कर सके, जिससे अनुदेशक
यह निर्धारित कर सके, यह निर्धारित कर सके कि उसे उद्देश्य में क्या प्राप्त करना है, कि उसे उद्देश्य में क्या प्राप्त करना है, व्हाट इज टू बी अचीव्ड, कि उसे उद्देश्य में क्या प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये सीक्वेंशियल क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था। इससे इंस्ट्रक्टर्स को क्या हेल्प मिलता है, पैरा चेंज करने लिख दे, मतलब कंसीडरिंग द सब्जेक्ट एज ए होल, the subject as a whole, the instructor will decide, what is worth, WORTS, what is worth teaching and testing, what is worth teaching and testing. Second, what to teach and what to test, teach and what to test, so as to know how much objective has been achieved. एक्चुअली ये जो पोर्शन है वो उस समय था, पहले आप लिख लें, consider the subject as a whole, the instructor will decide teaching and testing. Second, what to teach and what to test, so as to know how much objective has been achieved. ये उस समय था जब इनपुट था कि एक सिलेबस बता दिया गया कि पूरा सिलेबस, वीकली क्लासिफिकेशन नहीं होता था कि हफ्ते में या इस घंटे एक घंटे का सिलेबस के हिसाब से। तो लेकिन उस समय जब ब्लूम्स ने 1960 में ये अपना सिद्धांत बताया था, तो उस समय लेकिन ओरिएंटेड सिलेबस होता था कि CITS का ये सिलेबस है, 6 महीने या साल भर में ये आपको पढ़ाना है, इनपुट ओरिएंटेड था। तो उस समय के लिए एक्चुअली ये बना था, बट ठीक है आज भी इसका है। कंसीडरिंग द सब्जेक्ट एज ए होल, द इंस्ट्रक्टर विल डिसाइड, इसकी आप हिंदी लिख लें कि पूरी विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए, पूरी विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित करता है कि पूरी विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए अनुदेशक यह निर्धारित करता है कि, सेमीकॉलन और डैश मार दें, 2 बिंदी और 1 डैश, उसके बाद 1 लिख दें, एक कि क्या पढ़ाना और परीक्षण करना उपयोगी होगा, वर्थ उपयोगी होगा। ठीक है, दूसरा आप लिख ले कि क्या पढ़ाना है
परीक्षण कर, जिससे, और क्या परीक्षण करना है जिससे यह पता लगा, जिससे यह पता चले, जिससे यह पता चले कि उद्देश्य का कितना भाग, कि उद्देश्य का कितना भाग प्राप्त कर लिया गया है। ब्लूम ने बिल्कुल एक डिसाइड कर, ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और ऑब्जेक्टिव भी तो सरल से कठिन की तरफ। देखिए आजकल कंप्यूटर तो प्राइमरी लेवल, नर्सरी से ही शुरू हो जाता है कंप्यूटर पढ़ा, 7th 8th में हाई स्कूल, इंटर, फिर ITI में आप जाएं तो वहां भी कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। उमा में अगर आपका कंप्यूटर है तो वहां भी पढ़ाया जाता है। आप बीटेक करते हैं तो वहां भी कंप्यूटर पढ़ाया है, 4 साल का कोर्स वही है। PhD करेंगे तो कहें आप नर्सरी से को लेके 30 साल, यानी जो रिसर्च करता है सबको कंप्यूटर पढ़ा, लेकिन क्या सबको एक ही चीज पढ़ाया जाएगा? सबकी डेप्थ जो धीरे 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 बढ़ती जाती है, तो उसी तरह से ये ऑब्जेक्टिव भी बढ़ता जाएगा। सब्जेक्ट तो वही है कि कंप्यूटर पढ़ाना है। देखिए यहीं पर टेक्सोनोमी और क्लासिफिकेशन का डिफरेंस आपको आएगा कि सब्जेक्ट है टेक्सोनोमी यानी कंप्यूटर पढ़ाना है, उसका लेवल अलग अलग होगा, यानी उसके ऑब्जेक्टिव अलग अलग होंगे। ये लेवल आप, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट तो वही है लेकिन उसके लेवल अलग अलग होंगे। उसके लेवल जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वो लेवल अलग अलग होंगे। ग्रेजुएशन में कुछ होगा, PhD में कुछ, तो लेवल उसका उसी लेवल से वो बढ़ता जाएगा। वर्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये वर्टिकल है, मतलब जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे। हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन यानी हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक का सिलेबस का पहला तो डायोड कहां से शुरू होगा? इंट्रोडक्शन। ये डायोड का, चलो इंट्रोडक्शन तो सही शब्द नहीं है, मैंने कल ही बताया था आपको, ठीक है, कि डायोड क्या होता है, परिभाषा, डायोड का सिद्धांत, डायोड की कार्यविधि, और रिवर्स बायसिंग, डायोड की इफिशियंसी। तो यानी यहां भी सरल से कठिन की ओर चलते हैं। तो यहां भी एक ऑब्जेक्टिव का उसी क्लास में, उसी चैप्टर, सिलेबस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, चैप्टर की बात कर रहा हूं। वहां मैंने सिलेबस कहा कि जो आपका ITI में सिलेबस होगा या बीटेक में सिलेबस होगा, PhD में सिलेबस होगा, तो ये वर्टिकल क्लासिफिकेशन हो गया कि नीचे से ऊपर तक। लेकिन सेम लेवल में, यानी सेम आपका जो CITS का है या सेम ITI लेवल में, एक चैप्टर में जहां से शुरू होता है और जब खत्म होता है, जैसे आप डायोड में, इसी तरह से ट्रांजिस्टर्स है, तो पहले दिन जो है बायसिंग या ट्रांजिस्टर एज एन, व्हाट इज द ट्रांजिस्टर, कैसे बनता है, NPN या NPN ट्रांजिस्टर्स कैसे बनते हैं वो बताया जाएगा। फिर आप आगे से आगे उसमें डोपिंग होके और क्या होता है वो सिस्टम आते हैं आपको, फिर NPN और PNPN कैसे बनते हैं, फिर उसकी फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग कैसे होती है, फिर आगे जो है सिस्टम, उसकी इफिशियंसी क्या है, NPN और PNP का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज, मतलब धीरे धीरे फिर सरल से कठिन की तरफ चलते हैं। इसे हम कहते हैं इंटर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी सरल से कठिन की ओर चलते हैं। सेम उसी क्रम में ये एक्टिव वर्ब भी डिसाइड होते हैं। तो एक्टिव वर्ब देख के ही आप शुरू होते हैं। तो ब्लूम्स ने इसको डिसाइड किया था ये सब,
इसलिए ब्लूम्स के नाम से पड़ी है। चलिए सर, ये इंट्रोडक्शन कहना गलत है? इंट्रोडक्शन जैसे भी बोला था, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है, गलत तो नहीं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। इंट्रोडक्शन में आप सब परिभाषा भी, सिद्धांत भी बता देंगे, कार्यविधि भी बता देंगे, जीवन मरण जस अवजस विद्यात, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। तो वो है जब भरत जी बहुत दुखी थे, रामचंद्र जी बन गए, आए, मेरे ऊपर ये सब क्यों होता है, मैं वो इंट्रोडक्शन जो है ऊपर वाले के हाथ में है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। बेसिक का मतलब क्या होता है? सामान्य। बेसिक का मतलब सामान्य नहीं होता, बेसिक का मतलब होता है मूल। तो मूल में क्या आएगा? परिभाषा आएगी, सिद्धांत आएगा, या कार्यविधि आएगी। तो और हायर में क्या आएगा? मूल तो आप कहने दिया ना, आपने मूल बेसिक कह दिया, बेसिक के बाद हायर भी तो होगा। कहीं कहीं क्लासिफाई किया गया किसी बुक में मूल इंट्रोडक्शन एंड हायर इंट्रोडक्शन? हाँ, कोई बात, मैंने कहा गलत नहीं है वो, बट उसका कोई अंत नहीं है। एज ए टीचर तो ये एक वॉन्डरिंग हो जाता है। मैं ये नहीं कहा कि इंट्रोडक्शन शब्द गलत है, हम कहते हैं कि आप अपना परिचय बताएं, जैसा कि मैंने कल ही कहा था कि आप अपना परिचय बताएं। तो परिचय एक वॉन्डरिंग है, इसका कोई लिमिट नहीं है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन जब हम क्लास में आते हैं तो हमें या आज हम आपको विवरण बताएंगे, या आज अब हमको कार्यविधि बताएंगे। तो जब आप कहते हैं कि क्लास में आके कि मैं विधि बताऊंगा, तो फिर आप कार्यविधि पे ही रहते हैं, फिर आप इधर उधर नहीं जाते। तो ऑब्जेक्टिव आपको बिल्कुल, लेकिन जब आप कह दें कि मैं डायोड के बारे में बताऊंगा, सपोज आपने कह दिया मैं डायोड के बारे में बताऊंगा या डायोड का परिचय बताऊंगा, श्योर नहीं है कि कहां शुरू करूं और कहां तक जाऊं और कहां। जनरल भाषा में तो सही गलत नहीं है इंट्रोडक्शन, बट टेक्निकल भाषा में एज पर ब्लूम्स ऑब्जेक्टिव ये गलत है। सर, जैसे टेक्निकल भाषा में जैसे कोई टॉपिक है, जैसे आप डायोड का एग्जांपल ले रहे हो, जैसे वो खत्म हो जाएगा तो क्या खत्म? डायोड का लेवल खत्म हो जाएगा ना, तो वो उसका कुछ नाम तो होगा, नामकरण होगा, कि उसकी परिभाषा है, तो परिभाषा की एक लेवल होगा, सिद्धांत का एक लेवल होगा, कार्यविधि का एक लेवल होगा, फॉरवर्ड परिचय का तो कोई लेवल नहीं होगा, किसी का भी आप ले लें। तो मेरे कहने का मतलब कि परिचय शब्द नहीं है, परिचय बुक्स में भी आप देखते हैं, तो जो परिचय बुक में वो लिखते हैं, सिलेबस आप देखें, उसमें कहीं भी इंट्रोडक्शन शब्द नहीं आएगा। थियरी और प्रैक्टिकल का सिलेबस आप देख लीजिए, थियरी और प्रैक्टिकल का सिलेबस का पहला वर्ड देखिए, मिलेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ब्लूम्स ऑब्जेक्टिव के अनुसार ये डिफाइन किया गया एनएसक्यूएफ का, या फिर आपका जो लर्निंग आउटकम है, या परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, या असेसमेंट क्राइटेरिया है, उसको आप देखें, उसका पहला शब्द देखिए, कहीं आपको परिचय नहीं मिलेगा उसमें। आप क्या पढ़ाना चाहते हो? ये चीज तो फिर वॉन्डरिंग हो गया। क्या पढ़ाना चाहते हो आज? आपका डायोड कार्यविधि, डायोड सिद्धांत है, तो प्रिंसिपल ऑफ द डायोड, तो प्रिंसिपल कोई वो नहीं है, वेग नहीं है। तो जो आप पढ़ाना चाहते हैं वही बोलना है। सबके साथ है वो, तो इसलिए हाँ, जैसे मान लो कि अब यहाँ से पढ़ने के बाद किसी को बुक लिखना है, सर परिचय लिखना जरूरी है नहीं है?
वो आता है, वो तो लिखता है, जैसे इंट्रोडक्शन, जैसे हम कहते हैं ना कि इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर। छोटा परिचय और बड़ा परिचय हो सकता है यार अब आप बाल, तो टीचर को बाल की खाल नहीं निकालना चाहिए। डिस्क्रिप्शन वर्ड कहाँ यूज होगा? कौन सा? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब विवरण बताना, डिफाइन है उसका, एक्टिव वर्ड डिफाइन होता है। हाँ, और हाँ आप कुछ बोल रहे हैं? इंट्रोडक्शन तो हाँ, वहां इसलिए मैंने कहा आपका, जहां आप थियरी और प्रैक्टिकल खोलिए, ये तो इंट्रोडक्शन मतलब ये तो जनरल, इट इज ए जनरल आइडिया, स्पेसिफिक नहीं है। जो आपका सिलेबस है, जहां थियरी और प्रैक्टिकल का सिलेबस अब फ्लिप फ्लॉप, उसके आगे देखिए ये पॉइंट्स दिए हुए, ये पॉइंट्स जो दिए हैं वो पॉइंट्स टीचिंग पॉइंट्स है। ऊपर एक पॉइंट छोड़ दिया है ना, वो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव उसके नीचे है, जो फ्लिप फ्लॉप को कैसे आप डिफाइन करोगे, कैसे आप डिस्क्राइब, ठीक है, एक दो जगह कहीं दे दिया। मैंने पहले कहा ना कि इंट्रोडक्शन शब्द गलत नहीं है, लेकिन उसकी लिमिट नहीं होती है, हम क्लास में उसको यूज नहीं करते। क्योंकि अगर आप केवल इंट्रोडक्शन कह देंगे तो विद्यार्थी भी कंफ्यूज हो जाता है, यार इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे। लेकिन आप जब कहोगे कि मैं परिभाषा बताऊंगा, मैं सिद्धांत बताऊंगा, मैं कार्यविधि बताऊंगा, मैं फॉरवर्ड या रिवर्स बायस बताऊंगा, तो बिल्कुल क्लियर है, उसको पता है कि भाई आज मुझे ये सीखना है। या आप कहेंगे मैं एडवांटेज बताऊंगा, मैं डिसएडवांटेज बताऊंगा, तो बिल्कुल क्लियर है कि यार डिसएडवांटेज है और एक आप बताओगे, तो ये टीचर के लिए। ये पता लगता है कि जैसे मानो बुक लिखना है तो परिचय लिखना है या ना लिखना? नहीं, बुक लिखना है तो किसका परिचय? कोई भी पार्ट वगैरह हो तो परिचय लिखिए ना। परिचय देखिए, जनरल भाषा में तो परिचय, मैंने कहा ना कि जनरल भाषा में परिचय, लेकिन अगर डायोड पर आप बुक लिख रहे हैं तो डायोड का अगर आपने लिख दिया डायोड का परिचय, तो वो तो एक जनरल हो जाएगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो उसमें आप जितना चाहें लिख सके, तो वो ठीक नहीं होता है। टीचिंग के लिए वो ठीक नहीं होता है। बट उसको मैं गलत नहीं कहूंगा कि इंट्रोडक्शन शब्द गलत है, क्योंकि इंट्रोडक्शन शब्द का तो इतना यूज होता है तो वो गलत नहीं है। लेकिन जनरल भाषा में तो गलत नहीं है। लेकिन जो ब्लूम्स ने कहा है कि भाई टेक्निकल जब आप पढ़ते तो यहां वॉन्डरिंग नहीं होना चाहिए, ये जनरल नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक, कि इस पढ़ाने के बाद विद्यार्थी क्या प्राप्त कर लेगा। जनरल अगर आप कहोगे कि मैं आपको परिचय बता रहा हूं, तो परिचय में आप परिभाषा बताएंगे, या तो आप सिद्धांत बताएंगे, या आप कार्यविधि बताएंगे, या एडवांटेज बताएंगे, या आप लाभ बताएंगे, या हानि। तो हाँ, कंसेप्ट क्लियर होना। ये चीज ये है कि आपको अगर कंसेप्ट नहीं, इसलिए बनाया गया है कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, जैसे डायोड हो गया या फ्लिप फ्लॉप या कुछ भी हो गया, तो उसमें बहुत कुछ टेक्निकल शब्द है। अब एक ही जगह इंक्लूड न कर दे, इसलिए उसको अलग अलग किया गया है कि भाई आप उसको क्लासिफाई किया गया कि आप परिभाषा, विवरण बताएंगे तो इतना बताएंगे, सिद्धांत बताएंगे तो इतना बताएंगे, तो एक्सप्लेन करेंगे तो इतना करेंगे, नरेट करेंगे तो इस चीजों को करेंगे। कोर्स बनाया गया है। चलिए आएंगे, अभी आगे आएंगे और क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए, तो अभी हम क्लासिफिकेशन आपको बताया, तो वर्टिकल में भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशंस जो ब्लूम्स ने डिफाइन किया था, वर्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, vertical classification of objective, यानी ऊर्ध्व श्रेणीबद्ध, वर्टिकल श्रेणीबद्ध जो है, तो उसमें हाँ ऊर्ध्व से कहते हैं, ऊर्ध्व श्रेणीबद्ध करना। हॉरिजॉन्टल तो ये
तो ये ऊर्ध्व श्रेणीबद्ध यानी एक के बाद एक सरल से कठिन, निम्न ऑब्जेक्टिव से ऊपर ऑब्जेक्टिव या लोअर बिहेवियर से हायर बिहेवियर की तरफ जाना, तो वो इसको वर्टिकल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी इज ए क्लासिफिकेशन सिस्टम टैक्सोनॉमी इज ए क्लासिफिकेशन system which organize the nomenclature CLATU nomenclature identify the unambiguous दुविधा रहित unambiguous active verb establish a relationship between learning and teaching टैक्सोनॉमी का मेन काम है तीन। एक तो ऑर्गेनाइज द नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफाई द अनएम्बिगियस एक्टिव वर्ब एंड एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड टीचिंग। तीन काम इसका मेन होता है। टैक्सोनॉमी इज ए क्लासिफिकेशन सिस्टम identify the unambiguous active verb and establish a relationship between learning and teaching। इसका between learning and teaching इसको आप हिंदी में लिख लें। वर्गीकरण एक उद्देश्य को श्रेणीबद्ध करने की प्रक्रिया है। वर्गीकरण एक हटा दे। वर्गीकरण उद्देश्य को श्रेणीबद्ध करने जो नामकरण को व्यवस्थित करता है। नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण, जो नाम अलग दिए जाते हैं, अलग अलग नाम, जो नामकरण को व्यवस्थित करता है, वर्ग को पहचानता है, नामकरण को व्यवस्थित करता है, दुविधा रहित एक्टिव वर्ब को पहचानता है, शिक्षण और सीखने में एक संबंध स्थापित करता है। ठीक है। तो तीन काम इसका है टैक्सोनॉमी, यानी जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है कि ये इसको स्पेसिफिक नाम दे देता है कि भाई ये चीज है। दूसरा है एक एक्टिव, जो एक दुविधा रहित हो। कल मैंने बताया था कि वह दुविधा रहित हो और उसमें
बिल्कुल उसका एक एग्जैक्ट ही मीनिंग निकले, एक ही उसका अर्थ हो, उसको ज्यादा से ज्यादा इंटरप्रेट न, ठीक है, तो उसको हम एक्टिव वर्क करते हैं। यानी क्या शिक्षक पढ़ाए, किस तरह पढ़ाए, जिससे कि विद्यार्थी उस तथ्य को अच्छी तरह की जाए। तो ये टीचिंग और लर्निंग का रिलेशनशिप होता है। 3 ये बनाया गया। अब वर्टिकल क्लासिफिकेशन जो होता है, ये सरल से कठिन की तरफ चलता है। ब्लूम्स ने कहा कि जो लोअर बिहेवियर्स है, यानी जो सरल, उसको हम सबसे लोअर बिहेवियर करते हैं, कि जो सबसे सरल बिहेवियर है, जैसे सरल बिहेवियर या लोअर बिहेवियर, ये टाइप बिहेवियर, उसको उसने कहा कि ये टाइप बिहेवियर इसमें जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने कंप्यूटर का एग्जांपल दिया कि जो नर्सरी में भी आपने देखा होगा कि वहां बच्चों को जब ए लिखना लिख दो, एक हफ्ता मैडम बोलती है आप इसमें लिखते रहो, और बच्चे भी उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि बस एक लाइन खींचो, अगले हफ्ते फिर दूसरी लाइन बताएंगे, तो अगले हफ्ते जोड़ेंगे। ये लोअर बिहेवियर होता है, क्योंकि विद्यार्थी को पता नहीं होता, शिक्षक को होता है। और जब तो कहेंगे कि ये ए है, अब बच्चा क्या जाने ये क्या है, तो बोले कि एप्पल, एप्पल खाते हो, हाँ एप्पल उसको पता, अच्छा ये का मतलब एप्पल, तो उसको एप्पल से रिलेट किस लिए किया जाता है कि जिससे ये लोअर बिहेवियर है। अब वो जब आगे बढ़ता है तो इस वर्ड्स का हिंदी मीनिंग ये है या दूसरे भाषा में एक मीनिंग होगी, अब वो फिर धीरे धीरे इंग्लिश में बोलने लगता है। तो ये धीरे धीरे बिहेवियर्स बढ़ता जाता है, लोअर से हायर की तरफ बिहेवियर बढ़ता जाता है। इसी को ब्लूम्स ने कहा कि ये जो बिहेवियर्स है, जब एक बिहेवियर यानी जैसे उसने ये बनाना सीख लिया, अब एक साथ लिखना सीख ले, यानी 2 बिहेवियर जब एक साथ हो गए, ये दूसरा हो जाएगा, यानी सेकंड लेवल। फर्स्ट लेवल हम कहेंगे कि फर्स्ट लेवल सबसे सिंपल बिहेवियर, सेकंड लेवल उससे थोड़ा टफ होगा। इसी तरह से सपोज टाइप ऑफ एक बिहेवियर है, अब 2 बिहेवियर आपने मिला दिया तो ए भी बन के 2 हो गए। थर्ड लेवल में 3 बिहेवियर अगर मिल गए, यानी 3 स्पेशलिटी आपने एक साथ जोड़ दिया तो सी हो गया। फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, तो जहां 2 फिर 3, सॉरी ये डी हो जाएगा फोर्थ में, हाँ। 6th लेवल, ये हायर लेवल ऑफ बिहेवियर। तो हमारे व्यवसायिक प्रशिक्षण में जो भी हम ज्ञान या दक्षता या एप्टीट्यूड में जो परिवर्तन होते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, अभी आप पूछ रहे थे कि कहां उसका अंत होगा, तो 6th लेवल यानी सिंपल उसकी परिभाषा से शुरू करेंगे, सिद्धांत, कार्यविधि, बायसिंग, इफिशियंसी, लॉसेस, रिपील फैक्टर्स, और देन लास्ट में है उसका, जहां आप वो बायसिंग यूज करते हैं वही एप्लीकेशन एक तरह से हो गया। तो लास्ट में होता है मूल्यांकन, यानी क्या कमियां रह गई, या अगर हम इसका तो वहां कि अगर जो लॉसेस ज्यादा है तो उसको किया जाए, तो वो 6th लेवल होता है। इसी का भी देख ले, ट्रांजिस्टर में देख ले, एम्पलीफायर में देख ले, या ये जो आपकी मशीन है, वॉशिंग मशीन है, सिंपल लेवल से लेके, तो हर जगह ये लेवल्स
क्लासिफिकेशन किया, और इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशंस में जैसा मैंने बताया कि कुछ स्पेसिफिक एक्टिव वर्ड्स लिखा है, और एक तरह से इंटरनेशनल है। जिसे भी नॉलेज होगा ब्लूम्स टेक्सानोमी का या टीचिंग का जो नॉलेज होगा, इवन जो बीएड में आप चले जाएं तो वहां पे भी है, बट थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है क्योंकि वहां स्किल तो होता नहीं है, तो उसमें भी ब्लूम्स टेक्नोलॉजी वहां भी वो बताते हैं कि कैसे होता है, और एक्टिव वर्ड नाम दूसरा होगा, मुझे इतना पता नहीं बीएड, तो वहां उसको यूज करते हैं। यानी एक इंटरनेशनल नाम एक्टिव वर्ड या एक शब्द, जो हमने कहा ना कि एक भाषा establishes the relationship, पहले ही मैंने लिखाया है कि टेक्सानोमी इज डेवलप्ड टू इनेबल द इंस्ट्रक्टर टू establish for different kind of objectives। तो वो जो भाषा होती है, वो भाषा एक सबके लिए समान और सबके लिए उसमें सबको समझ में आए हो, और कहीं भी हो, कहीं भी अगर या जो टेक्निकल मैटर्स पढ़ाएगा, थियरी पढ़ाए या प्रैक्टिकल पढ़ाए, तो उसमें ये अवश्य ही आएगा। आप बीटेक करें, एमटेक करें, अगर थियरी पार्ट टीचर्स को पता है तो ठीक है, उसका परसेंटेज अलग अलग होता है, उसी क्रम में पढ़ाएगा। अब जैसे अगर किसी ने बायोलॉजी पढ़ा है 9th 10th में, बायोलॉजी आपने पढ़ा होगा, जूलॉजी और क्लासिफिकेशन है, तो सभी का क्लासिफिकेशन में नाम बताया जाता है, जैसे वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। सभी जो जीवित प्राणी हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, यानी हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये एक तरह से टेक्सानोमी हो गया आपका, जो उसको वहां भी शायद टेक्सानोमी उसे कहते हैं, तो टेक्सानोमी। हाँ, जैसे भी आपने बताया था कि इवोल्यूशन लास्ट पार्ट हो जाता है, हाँ, उसके 6 स्टेप है, तो सर एक स्टेप में कुछ नाम है, सब नाम है भाई, आ रहे हैं पार्ट आ रहे हैं टेक्सानोमी। तो टेक्सानोमी जैसे आपने, इसको एक जनरल है, इसको आप इसको मत लिखिए, इसको मैं आपको बताने के लिए कि टेक्सोनोमी को जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। यानी एक उन्होंने कह दिया कि भाई जिसके पास रीढ़ की हड्डी है उसे वर्टिब्रेट कहेंगे, जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है तो ये दो में। अब इनको क्लासिफाई, मैं टेक्सानोमी और क्लासिफिकेशन का आपको बता रहा हूं। अब इसमें क्लासिफाई किया गया, इनवर्टिब्रेट में पहला क्या है, पहला क्या है, यूनिसेलुलर अमीबा, अमीबा से या यूनिसेलुलर जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर एक ही सेल होती है, एक कोशिका, और उसके बाद बहुकोशी। हमारे शरीर में तो पता नहीं कितने करोड़ों सेल से बना होता है, तो यूनिसेलुलर है, और सिलेंटेटा आता है, पोरीफेरा आता है, आर्थ्रोपोडा, बिच्छू आर्थ्रोपोडा में आते हैं, तो अलग अलग इसमें। अब ये इनके क्लासिफिकेशन है। यूनिसेलुलर तो चलो एक है, अमीबा उसमें है, और एक दो और होंगे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। सिलेंटेटा है, पोरीफेरा में, जैसे के बाद आर्थ्रोपोडा ये होते हैं। अब जैसे आर्थ्रोपोडा में क्या आता है, हाँ वेरी गुड, आर्थ्रोपोडा, हाँ कीट पतंग और वो सब, तब क्या इसका। अब इस क्लासिफिकेशन में भी अलग अलग उन्होंने, और जैसे मतलब वर्ग, अलग अलग वर्ग उन्होंने डिफाइन किया है कि इस वर्ग का ये विशेषता होगी तो इस वर्ग में रहेगा, इसका विशेषता होगी तो इस वर्ग में रहेगा, इसकी विशेषता होगी तो इस वर्ग, यानी उसमें अलग अलग किया गया है। ठीक है, तो एक टेक्सोनोमी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन के बाद फिर डिफरेंट उनका कैटेगरीज या जो वर्ग कहते हैं उनको, कि फाइलम, सब फाइलम, सेमी फाइलम, अलग अलग फाइलम्स होते हैं, नाम उनका दिया गया है। उसी तरह से वर्टिब्रेट्स में
सबसे पहले शुरू में क्या आता है? एम्फीबियन से पहले एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स, वेरी गुड। रेप्टाइल्स के बाद आता है एप्स, और एप्स के बाद आता है मैमल। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब मैमल्स में भी कितने तरह के मैमल्स हैं, उनका आदमी भी उसी में आएगा, बैल भी उसी में आएगा, घोड़ा भी आएगा, हाथी भी। अब लेकिन सबके फाइलम्स अलग, सबके वर्ग अलग अलग है, एक ही चीज में अलग अलग। तो इन्होंने अलग अलग भागों में इनको डिवाइड किया, यानी ये क्लास हो गया, और क्लास के बाद उनके वर्ग हो गए। और सबको एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल नेम। जैसे आदमी को हम मैन कहेंगे, ह्यूमन कहेंगे, लेकिन जब बायोलॉजी में कहेंगे तो होमोसेपियंस, तो इसको होमोसेपियंस कहेंगे। मेढक को पता है आपको। तो अब हम कहेंगे, हिंदी भाषा में समझ जाएंगे कि ये मेढक बोल रहा है, इंग्लिश भाषा में शायद वो फ्रॉग कहेगा। और अपने जो भी है वर्ड में जो भी भाषाएं हैं, या इंडिया में भी इतनी भाषाएं हैं, हर भाषा में सबका नाम होगा, जूलॉजिकल नाम तो एक ही होगा। उसी तरह से बोटेनिकल नेम, जैसे मटर को क्या कहते हैं? ब्रिस्का कंप्रेस्टिस, तो और इंग्लिश में उसे मस्टर्ड कहते हैं, हिंदी में उसे सरसों कहते हैं। तो लेकिन ब्रिस्का कंप्रेस्टिस आल जानता होगा, वनस्पत विज्ञान जानेगा, वो उसे कहेगा, ठीक है। इसी तरह से गुड़हल को क्या कहते हैं? 9th 10th में पढ़ा था, इतना याद भी नहीं है शायद, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो अब जो गुड़हल है उसका नाम अलग है। इसी तरह से सब चीजों का, सभी का एक जूलॉजिकल नेम है, उस लैंग्वेज का नेम, हिंदी नाम, और जितने भी ये सब अलग अलग। उसी तरह से जैसा मैंने ये आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताया, ब्लूम्स ने जो क्लासिफाई किया, उसने एक स्पेसिफिक नाम दिया। वो यूनिवर्सल नाम है, जिसे इस टीचिंग टेक्निक से या जो भी टीचिंग का अगर कोर्स करेगा, ब्लूम्स टेक्सोनोमी क्या होती है, तो ब्लूम्स ने इसको एक नाम दिया। अब हम उस पर ही आते हैं, जिसे हम कहते हैं डोमेन्स ऑफ लर्निंग। अपने में अब यहां से आप लिख सकते हैं डोमेन्स ऑफ लर्निंग। इस डोमेन्स ऑफ लर्निंग में हमारे व्यवसायिक प्रशिक्षण में 3 तरह की स्किल हम बताते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। कॉग्निटिव स्किल, अफेक्टिव स्किल, और तीसरा साइकोमोटर स्किल। यानी व्यवसायिक प्रशिक्षण में स्किल की टेक्सोनोमी ये 3 है। कॉग्निटिव स्किल, अफेक्टिव स्किल, यानी स्किल में जितने जीवित जंतु हैं सबको क्लासिफाई किया गया है 2 भागों में। तो जो हमारे स्किल तो बहुत होती है, बट व्यवसायिक प्रशिक्षण में 3 स्किल है, कॉग्निटिव स्किल, अफेक्टिव स्किल एंड साइको। कॉग्निटिव यानी ज्ञान की दक्षता, इसे ज्ञान की दक्षता कहते हैं, ज्ञान की दक्षता, इसे व्यवहार की दक्षता, और इसको कार्य की दक्षता, यानी जो आप कार्य करने में सक्षम होंगे। ज्ञान की दक्षता, व्यवहार की दक्षता और कार्य की दक्षता जानते भी हैं। तो जो कुछ भी हम याद कर लेते हैं हमारे माइंड में, मैंने पहले भी बताया था कि ये माइंड में होता है, और उसका जो क्रम आप
वो आपके माइंड में होता है और फिर उसका उपयोग करके मांसपेशियों की सहायता से हाथ या पैर से, जैसे सिलाई मशीन है पैर से भी चलाई जाती है, आजकल मोटर से है तो मोटर से भी चलती है, तो आप उसको फिर करते हैं। लेकिन वो होता है कार्य, इमोशंस एंड फीलिंग, आपकी सोच, थिंकिंग, सोच, क्योंकि बिना इसके एटीट्यूड, व्यवहार, आपकी सोच, वेश, अनुभूति, व्यवहार, व्यवहार तो जो बाहर दिखाई दे रहा है, जो आप कर रहे हैं दूसरा देख रहा हो तो व्यवहार, लेकिन जो आपके अंदर है, जो व्यवहार को डायरेक्ट करता है, जो व्यवहार को डायरेक्ट करता है, एक भाजपा का कोई कार्यकर्ता या कांग्रेस का कोई देता है तो विपक्षी सीधा मोदी को ब्लेम करते हैं कि ये मोदी करा रहा या ये कांग्रेस की सोनिया गांधी करा रही है, ठीक है ना। तो उसी तरह से आपके व्यवहार तो करता है लेकिन उसको गाइड कौन, एटीट्यूड्स, इमोशंस, फीलिंग, थिंकिंग, इमेजिनेशंस, उपयोग होगा। कुछ आगे उपयोग है इसका, पढ़ें तो या आप यहां बैठे हुए भी मेंटली एब्सेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपने सोच लिया और अपना दरवाजा बंद कर दिया। मैंने बताया था ना कि सेंसेस आर द एवेन्यूज ऑफ द लर्निंग, तो जो आपके देखना मेन दो यही अभी हो रहा तो वही सेंस है, तो ये जो सुनना और देख, इसका दरवाजा आपने बंद कर दिया तो अंदर कुछ नहीं घुसेगा। लेकिन आपने वही सोच लिया नहीं यार कुछ तो बता रहे हैं, हो सकता कहीं यूज हो जाए इसका, मैं कहीं टीचर बनूंगा तब इसकी जरूरत पड़ेगी, या कुछ नहीं तो यहां जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में कहीं कहीं इसका यूज हो जाएगा, तो एक बार सुन लेते हैं, तो आपने दरवाजा खोल दिया। अब सेंसेस के माध्यम से आपके मस्तिष्क तक जो कुछ मैं बोल रहा हूं, जब ध्यान से सुनेंगे तो पूरा जाएगा, ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कुछ तो जाएगा। तो ये माइंड में, यानी जो कुछ भी आपने सुना वो माइंड में रहता है। माइंड डायरेक्ट करता है मस्तिष्क को, जो हमारे इमोशंस हैं, फीलिंग है, इमेजिनेशंस हैं, एटीट्यूड्स है, यानी इसको आप एक सिंपल भाषा में कहें तो मैनर, आचरण, जो दिखाई नहीं देता है। आचरण आपके मन की सोच है, जो आप सोचेंगे आपका व्यवहार, आपका चरित्र भी उसी में आता है। तो आचरण यानी मैनर, तो किसी कार्य को सीखने के लिए तीनों चीजें जरूरी हैं, यानी ये आपका माइंड, ये मैनर और ये मसल्स। माइंड, मैनर और मसल्स, जब तीनों का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा पाएंगे। आपने मतलब आप एक सॉफ्टवेयर का क्रम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर को कैसे ओपन किया जाएगा, आप जानते हैं, यानी माइंड में आपके है, आप उसे कर भी सकते हैं, यानी लेकिन ये मन आचरण करता है, छोड़ो यार कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो जानते हुए भी करने की क्षमता नहीं करेंगे जब तक ये नहीं, तीसरा फैक्टर नहीं आएगा। तो तीसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मन की सोच। मन के हारे हार है, मन की जीते जीत कहा गया है। तो जो मन की आपकी सोच होती है वही आपको ऐसा करो, डिसाइड भी करते हैं, या कभी कभी दूसरा आपको बोल जाते हैं, ठीक है, वो सब जो भी है सब मन है। या दूसरे शब्दों में कहूं कि जहां पे जो कुछ भी आप पढ़ते हैं वो आपके हेड में स्टोर हो जाता है। हेड सपोज हैंड को डायरेक्ट करता है और बीच में ये हार्ट आ जाता है। हेड में आपके सपोज किसी के प्रति नफरत भली है, उसको सामने आ गया तो हेड डायरेक्ट करेगा, सामने आ गया एक झापड़ मार दो, झापड़, बीच में हार्ट आ जाएगा। नहीं यार ये गलत है, ऐसा मत करो, ठीक नहीं है
डू नॉट डू इट, तो ये हर्ट, हाँ वो समझाएगा आपको नहीं ये गलत है, ठीक है नफरत करते हो, गलत किया उसने, लेकिन जब ओवर पावर कर जाता है कि नहीं नहीं, तो फिर आप शुरू हो जाते हैं। शुरू में हमने शुरू किया था कि आजकल धैर्य नहीं है लोगों में, तो ये कारण है कि इसकी कमी है। हम कम बात करते हैं और विश्व में यूट्यूब पे संबंध होता है या फेसबुक पे संबंध होता है, लेकिन हमारे घर में हमारी माँ बीमार है, उसको दवा चाहिए, तो हमें पता ही नहीं है यार कि बीमार भी है आप, क्योंकि हम कभी फोन नहीं करते उसको, तो वो है आजकल, तो इसको बढ़ाना है। चले छोड़िए, उधर जाने दीजिए, इमोशनल में मत जाइए। अब यहाँ आइए, तो डोमेन्स ऑफ लर्निंग, यानी डोमेन्स का मतलब क्षेत्र, सीखने का क्षेत्र, डोमेन्स का मतलब हो गया, तो ये सीखने का क्षेत्र है। ब्लूम्स के अनुसार भी या वैसे हमारे व्यवसायिक प्रशिक्षण में भी हम 3 चीजों पर ध्यान देते हैं, नॉलेज यानी ज्ञान, दूसरा कार्य करना हमें कैसे यानी साइकोमोटर, और तीसरा आपका अफेक्टिव, या इसीलिए इसे कास्ट भी कहते हैं, यानी नॉलेज, के का मतलब नॉलेज, साइकोमोटर का मतलब स्किल, कास्ट AAS, और ए का मतलब एटीट्यूड, यानी ये जो है, इसीलिए बीच में है, दोनों को डायरेक्ट करता है। जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा आप कुछ नहीं सीख सकते हो, जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा आप कुछ कर नहीं सकते। है कास, तो कास इसका पूरा फैक्टर जो है कास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट? चलिए अब हम पहले बातें हैं ब्लूम्स में, जो पहला है कॉग्निटिव। जो 6 मैंने बताया है, तो आप पूछ रहे थे क्या नाम उनके हैं, तो जो 6 मैंने बताया है आपको, ज्ञान की जो 6 अवस्थाएं हैं हमारे व्यवसाय, वो है, फर्स्ट अवस्था है नॉलेज, दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा है एप्लीकेशन, चौथा है एनालिसिस, पांचवा है सिंथेसिस, और छठवां है इवैल्यूएशन। टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन एंड स्पेसिफिक जो फाइलम है, या उसे हम कहेंगे एक्टिव वर्ड, तो इन सबके साथ स्पेसिफिक एक्टिव वर्ड जुड़े होते हैं। नॉलेज का मतलब ज्ञान, ज्ञान पहली अवस्था है, कॉग्निटिव स्किल की पहली अवस्था है, इसे हम कहते हैं समझ, योग या अनुप्रयोग आप कह सकते हैं। विच्छेदन, अलग अलग करना, सिंथेसिस, समायोजन, एक साथ जोड़ देना, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, ये 6 इसके क्लासिफिकेशन है। एक टैक्सोनॉमी अगर हो गया तो ये क्लासिफिकेशन है। अब सबके साथ कुछ जो पहले मैंने बताया, टैक्सोनॉमी इज ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप उसको अगर याद कर लेंगे, ये नामकरण हो गया इनका। This organizes the nomenclature, identify the unambiguous active verb, तो सबके साथ एक्टिव वर्ब होगा, वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एक्टिव वर्ब इनके साथ जुड़े हैं। और तीसरा, establish a relation between teaching and training, टीचिंग एंड लर्निंग, तो उस एक्टिव शिक्षक
विद्यार्थी को पढ़ाता है। तो जो ब्लूम्स ने कहा, इट इज ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सीक्वेंशियल सिस्टम है, पहले भी मैंने लिखा है। सीक्वेंशियल सिस्टम है यानी क्रमबद्ध है, एक के बाद एक क्रम, यानी ये सबसे लोअर व्यवहार आप कह सकते हैं इसको, व्यवहार के निचला स्तर है। जैसे जैसे आप ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं, आपके व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है, उस परिवर्तन की जो सीढ़ी है वो आगे बढ़ती जाती है, और ये लास्ट सीढ़ी है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। जब वो दक्षता प्राप्त हो जाए कि आप किसी की या अपनी कमी देख सके कि जो कुछ मैंने किया उसमें क्या कमी है। इसीलिए देखिए, जब आप 15 साल के हो जाते हैं तब हाई स्कूल का एग्जाम देते हैं। कोई 7 साल का बच्चा हाई स्कूल का एग्जाम नहीं देगा, क्योंकि एक सीढ़ी है, एक क्रम है, और वो समयबद्ध तरीका होता है कि उसी हिसाब से आपका माइंड भी मैच्योर होता है। ये 4th की बुक है, ये 5th की बुक है, ये 6th का, 7th का, या 10th का, या फिर 12th का, डिप्लोमा का, ITI का, जो भी है, टेक्निकल में फिर जाते हैं या एजुकेशन में जाते हैं, PhD साइड, BA है, BSc है, MSc है, PhD किया गया है, उसे लर्निंग आउटपुट नाम दिया गया है। और जो NSQF 1 से लेके 10 तक का, NSQF का लेवल है 1 से 10 तक का है, और 3 कैटेगरी में बांट दिया उन्होंने, लोअर स्किल, मिडिल स्किल एंड हायर स्किल। उसने लेवल है जिसको ब्लूम्स ने 6 भागों में बांटा था, NSQF ने उसको थोड़ा वाइड कर दिया और उसको 10 भाग में डिवाइड कर दिया स्किल को, और उसको 3 कैटेगरी दे दिया कि लोअर कैटेगरी वो है जहां कोई टेक्निकल पर्सन किसी के सुपरविजन में काम करे, वो लोअर कैटेगरी होती है। मिडिल कैटेगरी वो है जो इंडिपेंडेंट काम करे, और थर्ड इनोवेट करे, कुछ क्रिएट करे, कुछ नया सोचे, नया परिवर्तन करने की सोचे, वो टॉप लेवल का काम है। तो ये है नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। यानी पहला सीढ़ी, इसीलिए आप देखेंगे, आप किसी भी बुक को देखें या अपनी टेक्निकल बुक है उसको देखें, किसी भी चैप्टर का पहला जो शुरू होगा सिंपल इंट्रोडक्शन से कि डायोड क्या, नॉलेज में डायोड क्या है से शुरू होगा, फिर उसकी परिभाषा, फिर उसका सिद्धांत, फिर उसकी कार्यविधि। नॉलेज मैंने पहले भी बताया था, रिकॉर्ड, याद है कुछ? रिकॉर्ड, रिटेन, रिकॉग्नाइज, और आगे भूल गया। रिकॉर्ड, रिटेन, रिकॉग्नाइज एंड रिवील द फैक्ट्स इज द नॉलेज। यानी जो आपको बताया गया वैसे ही आपके माइंड में उसे रख ले, उसे बनाए रखें। बनाए रखे का मतलब आप रिपीट करें तभी तो बनाए रखेंगे, इसीलिए उसे हम रिपीट या रिमेंबरिंग। तो रिमेंबरिंग करने के लिए जरूरी है कि अब जो तथ्य आपने सीखा है उसको आप रिपीट करें। पूछा जाए तो आप रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि माइंड में बहुत तरह के सूचनाएं एकत्रित होती हैं। तो क्या पूछा गया है, जो भी पूछा गया है उसको आप रिकॉग्नाइज करें एंड रिवील, उसके उसी रूप में कह दें। तो किसी भी सूचना को याद कर लेना, मस्तिष्क में बनाए रखना, उसी क्रम में कह देना ज्ञान कहलाता है। यानी ये कॉग्निटिव स्किल की पहली सीढ़ी, यानी रट लेना, उसे रट जाइए आप। जैसे मैंने बताया था कि ओम्स लॉ क्या होता है, या आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, या किसी का फैराडेज का प्रिंसिपल क्या है। तो ये सब प्रिंसिपल बिल्कुल एग्जैक्ट शब्दों में है, उन शब्दों को भी आप चेंज नहीं कर सकते। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा। किसी भी बंद परिपथ में बहने वाली धारा
तो ओम्स लॉ बिल्कुल वैसे ही रहेगा, तो जहां आपको रट लेना है। थ्योरी में भी यही बताया जाता है कि आप इसको रट लो, यानी रिमेंबरिंग। लेकिन टेक्निकल में केवल रिमेंबरिंग से तो काम नहीं चलेगा। वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, जैसे ओम्स लॉ है, यानी समझ। तो आप केवल ठीक है, पहली अवस्था आपने प्राप्त कर लिया। दूसरी अवस्था है कि जो कुछ भी आपने रटा है उसको आप एक्सप्लेन कर सकें, बता सकें कि वोल्टेज क्या होता है, या जैसे मैंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है इसको आप समझा सकें। मैंने जब बताया था आपको व्हाट इज द लर्निंग इज नॉट ओनली, लिखाया है कि लर्निंग इज नॉट ओनली नोइंग बट, तो भूल गया पीछे का, कुछ भी याद नहीं है कि केवल जान लेना ही सीखना नहीं है। आप उसे जान लिए, आप उसे समझ गए, आप उसे दूसरों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, नई परिस्थिति में यूज कर सकते हैं, आप उसमें कुछ परिवर्तन करने में सक्षम हो सकते हैं। अगर ये सब आपने कर लिया, केवल उसको रट लेना या केवल जान लेना सीखना नहीं होता है। तो पहली अवस्था शुरू होता है वहीं से कि पहली अवस्था आपको सीखना है तो उसको रटना है, समझने की, यानी जो कुछ भी आपने उसकी समझ आपको है, आप समझते हैं उसको या नहीं समझते। तीसरी अवस्था उसकी होती है, यानी व्यवहार की तीसरी अवस्था है आप सिद्धांत कार्य विधि। अब उसको आप समझ जाएंगे, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग क्या होती है, तो अब इसका उपयोग कहां होता है, कितने प्रकार का डायोड होता है, कौन सा डायोड कहां यूज होता है, यानी उसका उपयोग, तो उपयोग कैसे करेंगे। जब ये तीन चीजें आप जान जाते हैं तब आपको एनालिसिस, यानी ये जो सिस्टम है, डायोड तो नहीं, कोई, ये आपका वॉशिंग मशीन है। अब वॉशिंग मशीन किन किन पार्ट से ये मिलके बना है, तो पहले तो वॉशिंग मशीन क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, क्या है, कैसे ये कार्य, ये आप सीखेंगे। फिर समझेंगे कि इसकी कार्यविधि क्या है, कौन से कौन इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं, फिर इसका उपयोग क्या है, ये ड्रायर सेक्शन है, ये रिंजिंग सेक्शन है, वॉशिंग सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन आप समझेंगे। अब उसको डिसमेंटल करेंगे कि कौन कौन से पार्ट हैं इसमें, उन पार्ट्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे, उन पार्ट्स के आपसी रिलेशंस क्या है, इसको आप बता सके, तो वो एनालिसिस कहलाता है। देखिए एनालिसिस तभी आप कर पाएंगे जब पहले का भी आपको कॉम्प्रिहेंशन भी हो और एप्लीकेशन भी आप जानते हैं, तीनों होगा तभी आप एनालिसिस कर पाएंगे। अब आपने सभी पार्ट्स को अलग अलग कर दिया, अब उसको इकट्ठा कर दीजिए, यानी सिंथेसिस। जब ये ऊपर के सभी पार्ट आपको आते होंगे, सेक्शन का है, ये पार्ट यहां का है, सेट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो सभी पार्ट्स को एक जगह कर देना, वो सिंथेसिस कहलाता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, तो ऐसे ही होता है। और लास्ट है मूल्यांकन, कि अब आपने वॉशिंग मशीन को असेंबल कर दिया, एक बार डिसमेंटल किया, अब आपने उसे असेंबल कर दिया, अब आप ऑन कर रहे हैं तो चल नहीं रही है, कहीं कहीं कोई गड़बड़ी है, कोई गलती आप योग्य अब है आपका नॉलेज, यानी व्यवहार में इतना परिवर्तन हो गया है कि आप उसको खोल के देख सकते हैं कि कौन से पार्ट को मैंने गलत लगा दिया है, या गलत सोल्डरिंग कर दिया है, या कोई आईसी का नहीं है, तो वो आप सब चेक कर लेते हैं कि मतलब इसमें फ्लॉस क्या है, लैकुना, इनकंसिस्टेंसी क्यों आ रही है, तो
तो वो जब आप पता कर लेते हैं तो वो कहलाता है मूल्यांकन, यानी लास्ट अवस्था। अब इन सबके साथ एक्टिव वर्क तो हम आएंगे, एक्टिव वर्क भी आपको बताएंगे, बट अभी हम इसको खत्म कर ले तीनों को। इसमें कोई डाउट, कुछ पूछना है आपको? चलिए, दूसरा है अफेक्टिव स्किल। आपका शुरू होता है, व्यवहार शुरू होता है रिसीविंग से। पहला आपका सिस्टम होता है रिसीविंग, दूसरा होता है के बाद होता है वैल्यूएटिंग। वैल्यूएटिंग, EALUATING, वैल्यूएटिंग। वैल्यूएटिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, आर्टिकुलेटिंग एंड कैरेक्टराइजिंग। ये है सबसे सरल व्यवहार। जैसे जैसे व्यवहार की शक्ति आपकी बढ़ती जाती है, इमेजिनेशन पावर बढ़ता जाता है, तो उसी लेवल में ये आपका बढ़ता जाता है। रिसीविंग से ही शुरू होता है, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूएटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एंड कैरेक्टराइजिंग। ये शुरू होता है रिसीविंग। रिसीविंग यानी प्राप्त करना, किसी क्रिया करना, यानी आपके अंतर्मन की क्रिया है, प्रतिक्रिया करना। वैल्यूएटिंग, सूचना के महत्व पर सूचनाओं को व्यवस्थित करना। आर्टिकुलेटिंग यानी कार्य की दिशा का निर्धारण। आर्टिकुलेटिंग का मेन तो है, विकल्प होता है कंसेप्चुअलाइजेशन, यानी आप कि मुझे क्या करना है। कैरेक्टराइजिंग यानी व्यवहार में व्यवहार बन जाना, या व्यवहार का बन जाना। ये 6 अवस्थाएं हैं इसकी। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूएटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, आर्टिकुलेटिंग एंड कैरेक्टर। रिसीविंग यानी प्राप्त करना, रिस्पॉन्डिंग प्रतिक्रिया करना, वैल्यूएटिंग यानी जो कुछ आपने, आपके लिए महत्व क्या है, सूचना के महत्व का आकलन करना। सूचना को व्यवस्थित करेंगे, बहुत सी सूचना माइंड में रहती है, निर्धारण। अब क्या करना है आपको, वो सुनिश्चित करते हैं। कैरेक्टराइजिंग ये अंतिम अवस्था है, जब आप करते करते कार्य ही आपका व्यवहार, उसे हम कैरेक्टराइजिंग कहते हैं। कोई किसी कार्य को 5 साल 10 साल से लगा है, तो उसको देख के उसके बातचीत करने के तरीके से आप समझ जाएंगे कि ये टीटी। बड़ा अधिकारी है, 15 साल 20 साल उसकी सर्विस हो गई है, वो देखिए कैसे बात करता है, तो वो व्यवहार हो जाता है। कैरेक्टराइजेशन उसे कहते हैं। अब यहां जैसे रिसीविंग, प्राप्त करना, यानी इसी कक्षा के उसमें देखें कि जो कुछ मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, यानी अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो माइंड तक जा रहा है,
ध्यान से नहीं सुनेंगे तो माइंड तक नहीं जाएगा। तो पहली सूचना या पहली अवस्था व्यवहार की जो शुरू होती है, आंतरिक व्यवहार है, इंटरनल बिहेवियर, जो मैंने आपको बताया था, जो बाहर से देखा नहीं जा सकता। इमेजिनेशन, इमोशंस, ये रीजनिंग, ये इसमें मिले होते हैं। तो आप पहले सुन लेते हैं, यानी उसको आपने सुन लिया। अब प्रतिक्रिया का मतलब यहां ये नहीं कि आप उसका जवाब देंगे, नहीं, आप अपने से अंतर्मन में प्रतिक्रिया करते हैं कि यार जो सुना इसका कुछ महत्व है, इसको सीखना चाहिए, इसको याद करना चाहिए, या छोड़ो जाने दो, क्या होता है। कितने क्लासेज आपके चलते हैं, कितना कुछ आपको बताया जाता है, कितना उसमें आप सुनते हैं, कितना क्लास में ही नहीं सुन पाते हैं। अब जितनी भी सूचनाएं आप सुनते हैं, उन सूचनाओं का आकलन करता है। पीओटी में ये बताया गया, टेक्निकल में ये बताया गया, तो अब मैं क्या पढ़ूं, क्या भूल गया हूं, क्या याद है मुझे, क्या मैं पढ़ूं। अब सूचनाओं का क्या महत्व है, यानी एग्जाम के लिए क्या महत्व है, या फ्यूचर में जब मैं काम करूंगा तो वहां के लिए क्या महत्व होगा। जो कुछ भी सूचना मैंने प्राप्त किया है उसका मूल्य क्या है, वैल्यू क्या है। ये मेरे लिए आवश्यक है, कल इसका कुछ उपयोग हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब इन सूचनाओं का आपके पास 10, 20, 50, 100 यूट्यूब में भी आप देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, कहां से हजारों सूचनाएं डेली माइंड में आती हैं। अब सबको आप याद तो नहीं करते, लेकिन जहां आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंस है, जिस सूचना को आप महत्व देते हैं, यानी ये थर्ड स्टेप इवैल्यूएटिंग, जिस सूचना को आप महत्व देते हैं, अब उसका एक व्यवस्थित करते हैं, यानी अब उसको आप फिर से याद करेंगे, फिर से उसको लिख लेंगे, या कहीं लिखे होंगे तो फिर से उसको पढ़ेंगे। अब उसको आपने व्यवस्थित किया कि माइंड में, हाँ ये जो 3-4 सूचना है भविष्य में मेरे लिए जरूरी है, या अभी मेरे लिए जरूरी है, एग्जाम पास करने के लिए जरूरी है, या कल होमवर्क दिया के लिए जरूरी है, या कक्षा में बताने के लिए जरूरी, जो भी आप सोचे, तो वो आप सूचनाओं को आप व्यवस्थित करते हैं। 4, 5, 6 सूचनाएं हैं, सबको आपने व्यवस्थित कर लिया। अब उसमें पहले कौन सा करना है, यानी कि क्या मुझे उत्तर देना है, क्या मुझे उत्तर नहीं देना है, क्या मुझे पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना है, वो आर्टिकुलेटिंग, यानी कार्य की दिशा आप निर्धारित करते हैं। आपने कुछ, ये मन ही खुद सब कुछ कर लेता है। मन में ही आप देखें ना, मन में आप किसी से फाइट कर रहे होते हैं तो उसको 2-4 कुछ मन में हो जाता है, और फिर जब वो गिर जाता है तो उसको सारी भी बोल देते हैं। सब मन कर देता है, मन के अंदर सब प्रतिद्वंद चलता रहता है। जैसे मैंने कहा था ना, इनवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द पेरेंट में मैंने बताया था टीए में, इनवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द पेरेंट फीलिंग, और आउटवर्ड एक्सप्रेशन, जहां एक पेरेंट और चाइल्ड में जो डिस्कशन चलता रहता है, जो डिस्कशन की प्रक्रिया यहां तक होती है कि जो कुछ आपने प्राप्त किया उस पर प्रतिक्रिया किया, जो कुछ प्राप्त किया उसका आपके लिए क्या मूल्य है, फिर उसको एक आप व्यवस्थित करेंगे कि हाँ ये मुझे पढ़ना है। अब उसके बाद कार्य, और जो कार्य दिशा है कि मुझे कैसे बोलना है, कैसे बात, कैसे सुनना है, कैसे किसी का सम्मान करना है या किसी का अपमान करना है, किसी का मजाक बनाना है, सब कुछ डिसाइड हो जाता है। और फिर आप वही करते रहते हैं, और उसी तरह आप बोलते हैं, उसी तरह आप करते हैं, यानी फिर ये जो बाहर दिखाई देता है, ये आपके व्यवहार के, यहां तक तो जो बाहर दिखाई देगा, तो बाहर वाला कहेगा यार ये बहुत गुस्से वाला है, तुम मत बोलो यार, कुछ भी बोलो भड़क जाता, या दूसरों कहेगा नहीं यार ये बहुत शांत, कोई नहीं, जो भी कहो चुपचाप सह लेता है। तो एक्सटर्नल, ये आपके पढ़ने के लिए जरूरी है। कुछ पढ़ने के लिए नहीं, जीवन में कुछ बनने के लिए भी आपकी सोच, इमोशंस, फीलिंग, इमेजिनेशन, रीजनिंग, ये सब जब आ जाता है तब आपका करेज आता है, कॉन्फिडेंस आता है, कन्विक्शन आता है,
एक कॉम्पिटिटिव नेचर आता है। ये दूसरी सीढ़ी है उसकी। सीढ़ी तो ये है मन की सोच। जब मन की सोच आपकी दृढ़ हो जाती है तब आप में हिम्मत आती है, साहस आता है, आत्मबल आता है, संकल्प आता है कि मैं करूंगा, जरूर करूंगा, सफल होऊंगा। ये दूसरी सीढ़ी यानी दूसरा पायदान। तीसरा पायदान आपका फिर व्यवहार का लेवल जो शुरू होता है, जब आपको मोटिव नहीं यार करो, बैठे मत रहो, शांत नहीं रहने देगा, वो मोटिवेशन का लेवल है। और जब आप करोगे, और फिर चौथा लेवल होता है कि आप होंगे या असफल होंगे। सफल हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप असफल हो गए तो आप फिर इवेल्युएट करोगे, मूल्यांकन करोगे कहां मेरी गलतियां थी। ये पांचवी अवस्था है। मास्लो हियरार्ची ऑफ नीड का पांचवी अवस्था है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी प्राप्ति। तो पांचवी अवस्था प्राप्ति की होती है। चलिए जाने दीजिए, टाइम अभी 2 मिनट का तो लास्ट वाला खत्म कर लें, फिर हम आते हैं साइकोमोटर। साइकोमोटर यानी जो आप कार्य करते हैं तो कार्य से इमिटेशन, दूसरा आता है मैनिपुलेशन, डिसीजन, चौथा एडॉप्टेशन, रियलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन। ये 6 अवस्थाएं हैं। तो सिंपल से कठिन को इमिटेशन यानी अनुकरण करते हैं, जो वो नकल करना, मैनिपुलेशन हस्त कौशल, जो कुछ से जो भी करते हैं, जो कार्य आप करते हैं अपने सुपरविजन में अपने द्वारा करते हैं उसे हस्त कौशल करते हैं। सटीकता या शुद्धता है उसमें सुधार करना, सटीकता या शुद्धता, हाल लेना या बदलाव करना, यहां कुछ कमी है उसके अनुसार अपने को आप ढाल लेंगे। रियलाइजेशन अनुभव करना, और लास्ट है सामान्यकरण। ये साइकोमोटर यानी कुछ भी आप करना सीखना चाहते हैं, जो कार्य सीखना चाहते हैं, उसकी ये 6 अवस्थाएं हैं। तो पहला है इमिटेशन यानी अनुकरण कर, शिक्षक बता रहे हैं तो शिक्षक। मैनिपुलेशन, अब आप उसे करेंगे। हस्त कौशल यानी खुद करेंगे। प्रिसिशन यानी सटीकता या शुद्धता, सटीकता या शुद्धता। एडॉप्टेशन, कुछ कमियां हैं तो कमियां जो हैं उसे पूरा करिए, या जो नहीं कर पा रहे हैं उसे आप करने की कोशिश करेंगे। जब आप कर ले, कॉन्फिडेंस का लेवल आ गया यहां जाते, यानी प्रोफिशिएंसी जब आ जाती है। हाँ जी बोल रहे, तो जब प्रोफिशिएंसी आ जाती है तो उसे सामान्यकरण करते हैं, फिर वो काम आपके लिए सामान्य हो जाता है। चाहे आप कोई बचपन में आप साइकिल जब सीख रहे होंगे, जब जानते थे, अब उसको आप याद करें तो पहले आपको किसी ने बताया कि भाई ये साइकिल है, ये पैडल है, ये हैंडल करेंगे। तो पहले बताया हाथ रखो, आगे देखो और पैर पैडल पे, लेकिन पहले दिन पता चला दोनों पैर एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे जा रहे हैं। आप हाथ में पकड़े हो लेकिन देखते हो, जो
जो आपको सिखाए वो बोलेगा अरे आगे देखो भाई। फिर आप नकल करते हैं तो दूसरा अवस्था है कि अब ठीक है, एक दिन 2 दिन 4 दिन के बाद अब आपका पैर पैडल पड़ने लगा, आप हाथ में पकड़े, कोई आ गया तो घंटी बजा दिया, ब्रेक भी आपने लगा दिया, बट ठीक है आप चला लेते हो, लेकिन वो अब आपको यहाँ पता चल जाता है कि सीधा साइकिल पे थोड़ा सा चलाओ, बैठ जाओ। पहले तो आप थोड़ा सा पैडल मार के बैठते थे, आप साइकिल पर बैठ के पैडल मार देते हो और चलने लगे, या साइड से निकल गए, यानी अब सटीकता आपके अंदर आ गई। कोई बदलाव है उसका, किसी को आप बोलोगे चलो पीछे बैठ जाओ, तुमको बैठा के साइकिल पर घुमा सकता हूं, अब कॉन्फिडेंस आ गया। कोई बदलाव करना हो तो आप, वो एडाप्टेशन होता है। जब 1 महीने 2 महीने 4 महीने अब आपके अंदर एक अनुभव आ गया, ये ब्रेक पैडल की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जब 6 साल 7 साल या 10 साल आप सोचिए, जब आप बचपन में या पढ़े होंगे या हाई स्कूल तक साइकिल से गए होंगे, रोड पे चलते होंगे, 5 साल 10 साल तक आपने साइकिल सोचते हैं यार साइकिल का पैडल कहां, होगा कि क्या पढ़ना है, क्या करना है, मिलना है, किससे मिलना, वो आप सोचते जा रहे हो, आप सोचते जा रहे हो। सडन अगर कोई आगे आ जाता है, आपका हाथ ऑटोमेटिक ब्रेक पे चला जाएगा, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन यानी माइंड उसमें एक्टिव नहीं होता है, सेरिबेलम के माइंड का नीचे का पार्ट ही उसको कंट्रोल कर लेता है। जैसे कोई ऑफिस में है, जरूरी नहीं कि सब कुछ चीजें डायरेक्टर तक जाए, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, ट्रेनिंग अफसर्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, तो जिसके ये अवस्था कहलाती है नॉर्मलाइजेशन यानी सामान्यकरण। अब इन सबके जितना मैंने बताया, सबके 6 पार्ट्स हैं। कॉग्निटिव स्किल के भी 6 पार्ट हैं, अफेक्टिव के भी 6 पार्ट हैं, और इनके भी 6 पार्ट्स हैं। कॉग्निटिव स्किल के आधार पर हम लेसन प्लान बना, और लेसन प्लान के आधार पर आप थियरी में पढ़ाते हैं। लेसन प्लान बनाते हैं, हर पार्ट्स के क्या स्किल है, जैसे कॉग्निटिव के हर पार्ट्स के क्या एक्टिव स्किल है, उसके एक्टिव वर्ड आपको लिखा देंगे। ये एक्टिव वर्ड्स सभी टेटों के लिए होते हैं, बट जो 4 ज्यादा 10 होंगे, 10 आप रट लेंगे तो उससे आपका काम चल जाएगा। दूसरा है साइकोमोटर, ये आपके डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान में, इसका डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान यानी जो आप वर्क कोई कार्य करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर में आजकल सिमुलेटर से ही क्यों न करें, तो डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान होता है। और डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान में भी सबके एक्टिव वर्ड्स हैं, उन एक्टिव वर्ड्स को आप पढ़ाते कि किस क्रम में करना है, किस क्रम की क्या सावधानियां हैं, वो सब बता के फिर बताया जाता है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान के लिए। अफेक्टिव स्किल के लिए कोई प्लान नहीं होता है, बट ये दोनों के लिए जरूरी है। लेसन प्लान और डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान के लिए जरूरी है। जब कोई आप सजेशन देते हैं, कोई सावधानियां बताते, वार्निंग देते हैं, या कुछ डिसिप्लिन के फैक्ट्स बताते हैं, तो वो सब अफेक्टिव स्किल में आता है। ठीक है, मंडे मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू। चलिए इसको बंद कर दीजिए।